एक छोटे से गांव में आदित्य नाम का एक गरीब व्यक्ति अपनी पत्नी बिमला के साथ रहता था। हाँ, बिमला, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिर हमारे साथ हो क्या रहा है। देखो ना, कुछ दिनों से ऐसा लग रहा है कि जैसे हमारा जीवन खत्म हो गया हो। अब जीने का मन भी नहीं कर रहा। अजी, आप तो कैसी कैसी बातें करते हो? अभी तो अपना जीवन शुरू हुआ है ना। अरे तुम कैसी बातें करती हो बिमला? तुम्हें तो पता है ना कि 4 से 5 साल हो गए, लेकिन अपने एक भी संतान नहीं है। और ऊपर से ये गरीबी तो हमको लगता है कि मार ही डालेगी। अरे आप कैसी बातें करते हो? आप काम करेंगे ना तो ये गरीबी दूर हो जाएगी। आप तो यही बातें सोचते रहते हो दिन भर। अरे करता तो हूँ ना, अब कितना करूँ? अब देखो, अब मजदूरी में मिलता ही कितना है, 200, 300, 400, बस, इससे ज्यादा नहीं मिलता। और अगर सेठ होता तो सोचो कितना पैसा होता अपने पास। हाँ अजी, जब हमारे भाग्य के लकीर में लिखा नहीं है अमीर होना, तो कहाँ से हो पाएगा कुछ? अगर भाग्य की लकीर में कुछ लिखा होता तो मिलता अपन को। अरे ये तुम भी कैसी बातें करती रहती हो बिमला? अरे भाग्य ये कुछ नहीं होता है, समझ गई ना? देखो, अगर तुम काम करोगे तो तुमको पैसा मिलेगा और नहीं करोगे तो नहीं मिलेगा। इसीलिए भाग्य मैटर नहीं करता, समझ गई ना तुम? अरे आप तो बस ऐसे ही बोलते रहते हो। अगर अपने भाग में होता तो आप 300 की मजदूरी करते। अरे तुम मजदूरी की बातें क्यों करती हो? 200-300 मिल जाता है, यही बहुत है? और तुमको खाने के लिए भी मिल जाता है। अब क्या चाहिए? राजा महाराजा वाली जिंदगी थोड़ी जीना है जिससे हमारे ऊपर घमंड आ जाए। हाँ, आजकल के जमाने में तो 200-300 रुपए की सब्जी बस आ पाती है, और आप करते हो राजा महाराजाओं वाली बात। अरे अब देखो बिमला, अब मैं कुछ नहीं कह सकता। देखो, ऐसा है कि 200-300 मिल जाता, यही बहुत है। हाँ, और अगर अपने पास दुकान होती तो उसमें भी इतना ही मिल पाता। इस प्रकार से वो दोनों बातें कर रहे थे कि आदित्य का भाई मुकेश वहाँ पर आ जाता है। अरे क्या बात है भैया, आप भाभी को काहे डांट रहे हो? भाभी ने ऐसा क्या कर दिया है? इतनी अच्छी है भाभी। हाँ, मुझे पता है कि तेरी भाभी कितनी अच्छी है, और अगर इतनी अच्छी भी होती ना तो इस तरह की बातें नहीं करती। हाँ, पागलों जैसे। अरे सही तो कहती है भाभी। हाँ, 200-300 रुपए में भला क्या होता है? आज के जमाना तो देख रहे हो ना आप कि 200-300 रुपए की बस सब्जी बस आती है। हाँ, मुझे पता है कि जैसा तू बोलता है वैसे तेरी भाभी बोलती हैं। अरे कभी तो समझदारी वाली बातें कर लिया कर, कि तू भी वही भाभी जैसे बातें करता रहता है। अरे तो आप भैया मुझे ये बताइए कि आप कहना क्या चाहते हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप सीधे सीधे तो बोलो, तभी तो मैं समझ पाऊंगा ना। हाँ तो देख, आज मैं काम पर नहीं जाऊंगा, ठीक है? और तुझे काम पे जाना है और पैसे कमा कर लाना है। जा, आज देखता हूँ कि तू कहाँ से पैसे कमा के लाता है और कितना कमा कर लाता है। जा, जल्दी से जा। अरे ये भी कोई बोलने वाली बात है? अरे मैं यूं गया और यूं पैसे कमा के लाता हूँ। हाँ, और आप देखते रह जाओगे भाई। इतना मोटा पैसा कमा के लाऊंगा ना कि आप भी कहोगे। हाँ, वो तो तेरे जाने के बाद ही पता चलेगा कि पैसा कमाना कितना मुश्किल का काम है। हाँ, जा। इतना कहकर मुकेश वहाँ से चला जाता है और उसे ये समझ में नहीं आ रहा था कि वह पैसे कैसे कमाए। हे भगवान, ये मैंने क्या बोल दिया भैया से? अरे आज तक तो मैंने पैसे कमाए ही नहीं, तो भला मैं आज कैसे कमा लूंगा? ओहो, लगता है मैंने भैया से पंगा ले लिया। हाँ, एक काम करता हूँ कि जंगल की तरफ जाता हूँ, शायद वहाँ कोई व्यवस्था हो जाए। हाँ, इतना कहकर वह जंगल की तरफ चला जाता है और उसे ये समझ में नहीं आ रहा था कि वह आखिर पैसे कैसे कमाएगा। हे भगवान, मुझे एक भाई क्यों नहीं दिया? अगर मेरे पास एक भाई होता तो मुझे लकड़ी लेने जंगल नहीं आना पड़ता और मेरे माता पिता बहुत खुश रहते। राधिका इतना बोलकर जंगल की तरफ चली जाती है। वह बहुत ही ज्यादा उदास थी। जंगल में जाने के बाद उसे मुकेश दिखाई देता है। मुकेश को देखकर उसको प्रेम हो गया था। अरे ये आदमी तो नेक दिल का लग रहा है और मुझे कितना अच्छा लग रहा है। एक काम करती हूँ, इसके पास जाती हूँ और इससे बात करती हूँ। इतना कहकर राधिका मुकेश के पास चली जाती है और मुकेश से बोलती है, आप इतने घने जंगल में क्या कर रहे हो?
आपको डर नहीं लगता कि कोई जंगली जानवर आप पर हमला न कर दे? कहीं आपको घायल कर देगा तो आपको बहुत ज्यादा चोट लग जाएगी। अरे ये कैसी बातें करती हैं आप भी हैं? इतने बड़े जंगल में आप खुद आई हैं और ऐसी ऐसी बातें करती हैं। क्या जंगली जानवर आप पर हमला नहीं करेंगे जो आप मुझसे ऐसी बातें बोल रही हैं? डर तो मुझे भी लगता है, लेकिन मैं मजबूर हूँ। मेरे घर में एक भी भाई नहीं है, इसीलिए मैं जंगल लकड़ी लेने आ गई। हाँ, ये तो आप बिल्कुल सही कहती हैं। जिसके यहाँ भाई नहीं होता ना, तो उससे ही पता चलता है भाई का महत्व क्या होता है। हाँ, अच्छा आप ये बताइए कि आपका नाम क्या है? आप तो बहुत ही सुंदर लग रही है। हाँ जी, मेरा नाम राधिका है और मैं पास वाले गांव से जंगल लकड़ी लेने आई थी। ओहो, तो राधिका नाम है आपका? अरे आपका नाम तो बड़ा ही प्यारा है, मेरे मन को भा गया। ओहो, इतनी सुंदर कन्या और जंगल में लकड़ी लेने आई हैं। वाह भाई वाह, क्या बात है। तो क्या कर सकते हैं जी, मुझे अपने बापू का सहारा बनने के लिए जंगल लकड़ी लेने आना ही पड़ता है। मेरी बहुत मजबूरी है। तुम चिंता मत करो राधिका, मैं अभी तुम्हारे लिए लकड़ी काट देता हूँ, ठीक है? और तुम लकड़ी को ले बस जाना। हाँ, तुम्हें एक भी कष्ट नहीं उठाना पड़ेगा, ठीक है? ठीक है, आप जल्दी से लकड़ी काट के ले आओ, मैं यहीं पर खड़ी हूँ। कुछ ही देर में मुकेश 2 गट्ठा लकड़ी काट लेता है। एक गट्ठा लकड़ी राधिका के लिए और एक गट्ठा खुद अपने लिए। हाँ, तो राधिका जी, एक गट्ठा लकड़ी आप ले लीजिए और एक गट्ठा लकड़ी मैं ले लेता हूँ। ओ, वैसे बहुत ही मेहनत लगी है इन लकड़ी को काटने में। हाँ हाँ ठीक है, वैसे भी मुझे बहुत ही देर हो गई है, मुझे जल्दी से घर जाना होगा। राधिका लकड़ी लेकर वहाँ से चली जाती है और मुकेश राधिका को देखता ही रह जाता है। इतना बोलकर मुकेश लकड़ी लेकर बाजार की ओर चला जाता है और बाजार में लकड़ी को बेचता है और पैसे लेकर सीधा घर की ओर चला जाता है। भैया, मैंने आपसे बोला था ना कि मैं पैसे कमा कर ही आऊंगा। हाँ, ये देखो मैंने पैसे कमा कर ले आया। हाँ। अरे वाह मुकेश, तूने तो बहुत ही अच्छा काम किया और तूने जो बोला था उसे बखूबी निभाया है। तो एकदम अपने कर्तव्य को समझने लग गया है। हाँ भैया, क्यों न समझूं? आपका भाई जो। हाँ, कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। एक दिन साधु बाबा जंगल में बैठकर तपस्या कर रहे थे। हाँ, ये जंगल का नजारा बड़ा ही शांत होता है, न किसी के चिचकाने की आवाज और ना ही किसी के बोलने की आवाज। यहाँ पर तपस्या करने में तो बहुत ही आनंद आता है। हाँ, एक काम करता हूँ कि जल्दी से भगवान का स्मरण कर लेता हूँ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। साधु बाबा तपस्या कर रहे थे कि तभी वहाँ पर राधिका आ जाती है और उसके मन में कुछ अलग ही चल रहा था। ये साधु बाबा यहाँ पर क्या कर रहे हैं? कहीं जंगली जानवर इन पर हमला न कर दे। मुझे जल्दी से जाना होगा और पूछना होगा कि यहाँ पर कर क्या रहे हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अरे साधु बाबा, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? उठिए यहाँ से, जल्दी से उठिए, जल्दी से उठिए यहाँ से। जैसे ही साधु बाबा की आंखें खुलती हैं, साधु बाबा के सामने राधिका खड़ी थी और उनकी सारी तपस्या भंग हो गई थी। मूर्ख लड़की, तुमने हमारी तपस्या भंग कर दी। हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम एक शेर के रूप में बन जाओगी। साधु बाबा, मुझे शराब मत दीजिए। मैंने बस आपसे इतना ही पूछा था कि आप इस जंगल में कर क्या रहे हैं। मूर्ख लड़की, तुम्हें समझ में नहीं आता कि मैं एक साधु हूँ तो जंगल में तपस्या कर रहा हूँ। तुमने मेरी तपस्या भंग कर दी। साधु बाबा, मुझे शराब मत दीजिए। मैंने बस आपसे इतना ही पूछा था कि आप इस जंगल में कर क्या रहे हैं। नहीं, हम तुम्हें माफ नहीं कर सकते। हमारा श्राप तुम्हारे ऊपर तो लगेगा, लेकिन इसका उपाय भी है। कौन सा उपाय साधु बाबा? मुझे आप जल्दी से बता दीजिए। हाँ,
तुम्हारा जब मिलन एक नेक दिल व्यक्ति से होगा वही तुम्हें मुक्ति करा सकता है। और हाँ, याद रखना कि सिर्फ नेक दिल व्यक्ति होना चाहिए। हाँ। लेकिन साधु बाबा, नेक दिल वाला व्यक्ति मुझे कहाँ मिलेगा और मैं उसे कहाँ खोजूंगी? आप ही बता दीजिए ना मुझे। हाँ, तुम चिंता मत करो लड़की, जब समय आएगा तो वह तुम्हें नेक दिल व्यक्ति मिल जाएगा। हाँ, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। कुछ ही देर में राधिका शेर के रूप में परिवर्तित हो जाती है। जब राधिका बहुत दिनों तक घर नहीं आई तो गांव के चौपाल में बहुत सारे लोग बातें कर रहे थे और राधिका के बारे में बोल रहे थे। अरे भाइयों, क्या तुम लोगों को पता है कि राधिका गायब हो गई है? अरे बहुत दिनों से हो गए, पता नहीं कहाँ चली गई, दिखाई नहीं दे रही। वैसे उससे मेरी बात होती ही रहती थी। हाँ भाई, तुम सही बोल रहे हो, राधिका से तो मेरी बात होती रहती थी, फिर पता नहीं अचानक कहाँ चली गई बिना बताए। हैं, उसका तो कुछ रता पता ही नहीं है। देखो भाइयों, हो सकता है कि कहीं जंगल में गुम गई हो। हैं? अरे जंगली जानवर का तो कहर आपको तो पता ही है ना, तो हो सकता है कि जंगल में जंगली जानवर कहीं न खा गए हो। हैं? दिखाई नहीं दे रही तो कुछ ना कुछ तो होगा ना। हैं? अगर ऐसा होता तो गांव के व्यक्तियों को तो पता ही चलना चाहिए ना। क्या गांव के व्यक्ति को नहीं पता है? अरे जंगल में अगर खा गया होता शेर तो किसी न किसी को तो पता ही होता ना। है? कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। एक दिन आदित्य अपने भाई मुकेश से बोलता है, देख मुकेश, आज तू लकड़ी लेने जाएगा लेकिन जल्दी आ जाएगा। ऐसा नहीं कि तू जंगल में बस बातें कर रहा है किसी लड़की से, ठीक है ना? और मुझे पता भी नहीं चलना चाहिए कि तू किसी लड़की से बातें कर रहा है। जा जल्दी से लेके आ लकड़ी। अरे भैया, ये आप कैसी बातें करते हैं? अरे मैं जंगल लकड़ी लेने जाऊंगा तो लकड़ी ही काटूंगा ना। भला वहाँ कहाँ से लड़की आ जाएगी? आप भी कैसी बातें करते हैं? हाँ, मुझे पता है कि तू कहना क्या चाहता है। हैं? क्या मुझे पता नहीं है कि तू पहले लड़की से मिलता था? हैं? अब दोबारा मुझे पता नहीं चलना चाहिए। जा जल्दी से जा, लकड़ी लेके आना। हाँ मुकेश भैया, आपके भैया सही कहते हैं। आप जंगल लकड़ी लेने जाइएगा और लकड़ी लेके घर वापस आ जाइएगा। किसी लड़की से बात नहीं करिएगा। हाँ भाभी, मैं आपके कहे अनुसार लकड़ी लेके आ जाऊंगा। वैसे भी मैं किसी लड़की से प्रेम नहीं करता। वो तो पहले ही लड़की थी जो पहले से आकर मुझसे बोलती है कि आप बहुत ही सुंदर हो। हाँ, तो आप जल्दी से जाओ और जंगल से जल्दी से लकड़ी लेके आना। आप जल्दी से जाओ। इतना कहकर मुकेश वहाँ से चला जाता है। मुकेश जाते जाते अपने मन में सोचता है, ये भाभी और भैया को मेरी बातें कैसे पता चल गई? मैंने तो उन्हें कुछ बताया ही नहीं, फिर भाभी और भैया को ये कैसी बातें पता चल गई? हो सकता है गांव वाले ने बताया हो। हाँ, वैसे भी गांव वाले तो बड़े चुगलीखोर हैं। चलो कोई बात नहीं, अब क्या ही कर सकते हैं, अब भैया को भी पता चल गया। मुकेश चलते चलते जंगल में पहुंच जाता है और जंगल में वह देखता है कि उसके सामने शेर खड़ा था। शेर को देखकर मुकेश बहुत ही ज्यादा डर जाता है। बचाओ बचाओ, यहाँ पर शेर है, मुझे कोई शेर से बचाओ, बचाओ मुझे। अरे मुकेश, तुम डरो मत, मैं तुम पर नहीं हमला करूँगी, क्योंकि तुम तो मेरे अपने हो ना, तो तुम डर क्यों रहे हो? अरे ये शेर कैसे बोल रहा है? और बोलने की तो बात छोड़ो, ये मेरा नाम कैसे जानता है? ओह, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आखिर नाम कैसे जानता है। अरे मुकेश, हम पहले मिल चुके हैं, मैं तुम्हारी राधिका हूँ, तुम पहचान क्यों नहीं पा रहे हो मुझे? ओहो, तो तुम राधिका हो, लेकिन तुम शेर कैसे बन गई हैं? इसीलिए तो मैं तुम्हें पहचान नहीं पाया। हैं? अच्छा ये बताओ कि तुम शेर कैसे बन गई? अरे मुकेश, मुझे साधु बाबा ने शराब दे दिया, इसीलिए मैं शेर बन गई। ओहो, ये साधु बाबा ने तुम्हें शराब कैसे दे दिया? उनकी हिम्मत कैसे हो गई? हो सकता है तुमने कुछ उनका बिगाड़ा हो।
कुछ न कुछ तो किया ही होगा, तभी साधु बाबा ने तुम्हें श्राप दिया है। मुकेश, मैंने साधु बाबा की तपस्या भंग कर दी थी, इसीलिए साधु बाबा ने मुझे श्राप दे दिया और मैं इस शेर के रूप में इसीलिए आ गई हूँ। ओहो, ये तुमने बहुत ही बड़ी गड़बड़ कर दी राधिका। हाँ, अच्छा ये बताओ कि क्या तुम वापस रूप में आ सकती हो? मुझे ये बताओ। हाँ मुकेश, मैं अपने असली रूप में आ सकती हूँ। इसके लिए तुम्हें साधु बाबा के पास जाना होगा। क्या? साधु बाबा के पास? अगर मैं साधु बाबा के पास चला जाऊंगा तो क्या तुम वापस अपने रूप में आ जाओगी? मुकेश, तुम साधु बाबा के पास जाना और उनसे पूछना जो आपने उन्हें श्राप दिया था शेर बनने का, वो श्राप से कैसे मुक्त हो सकते हैं। अच्छा ठीक है, ठीक है। अब मैं अपनी राधिका के लिए तो कर ही सकता हूँ ना। हाँ, मैं राधिका तुमसे बहुत ही प्रेम करता हूँ। तुम यहीं पर रहो और मैं अभी जाता हूँ, ठीक है? तुम बिल्कुल भी चिंता मत करना। हाँ। मुकेश इतना कहकर वहाँ से चला जाता है और सीधा साधु बाबा के पास पहुँच जाता है। प्रणाम साधु बाबा, मैं आपके दर्शन पाकर धन्य हो गया। हाँ। खुश रहो बालक, बताओ क्या बात है, तुम इतनी चिंता में क्यों हो, बताओ। साधु बाबा, कुछ दिनों पहले आपने एक लड़की को शेर बनाया था, तो उसी के श्राप से मुक्ति के लिए आपसे उपाय पूछने के लिए आया हूँ। तो आप मुझे उपाय बता दीजिए कि आखिर इसका उपाय क्या है। हाँ, तो ये बात है। अब तुम्हें उस लड़की को शेर से मुक्ति कराने के लिए तुम्हें जंगल के आगे जाना होगा और आगे जाने के बाद वहाँ पर तुम्हें एक चिड़िया दिखाई देगी और उस चिड़िया के सवालों का जवाब तुम सही सही दोगे, तभी तुम उस लड़की को शेर से मुक्ति करा सकते हो। ठीक है साधु बाबा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अभी उस चिड़िया के पास जाता हूँ। हाँ रुको, अगर तुमने चिड़िया के सवालों का सही सही जवाब नहीं दिया तो तुम उस लड़की को मुक्त नहीं करा पाओगे। हाँ, याद रखना, केवल तुम्हें सही सही उत्तर देना है। हाँ साधु बाबा, मैं आपका बहुत ही बड़ा आभारी हूँ और हाँ, मैं आपके इस बात को जरूर याद रखूंगा। अगर राधिका के लिए मुझे पाताल भी जाना हो ना, तो मैं पाताल भी चला जाऊंगा। हाँ, मैं उससे बहुत ही प्रेम करता हूँ। चलो अब मैं देखता हूँ कि आखिर कहाँ पास चिड़िया बैठी है। मुकेश चलते चलते उस चिड़िया के पास पहुँच जाता है और वह बिल्कुल भी घबराया हुआ नहीं था। वह जान जाता है कि ये वही चिड़िया है। चिड़िया रानी, मुझे आपकी एक बहुत बड़ी सहायता चाहिए। क्या आप मेरी सहायता कर सकती हैं? कौन सी सहायता? और इतने बड़े जंगल में तुम कर क्या रहे हो यहाँ पर? चिड़िया रानी, मैं एक लड़की से प्रेम करता था और गलती से साधु बाबा ने उसे श्राप दे दिया है। तो उसी के श्राप से मुक्ति के लिए मैं आपके पास आया हूँ। अच्छा, तो तुम्हें उस लड़की को मुक्त कराना है तो मेरे सवालों का उत्तर देना होगा, तभी वह लड़की असली रूप में आ पाएगी। हाँ, मैं आपके सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हूँ। आप पूछिए, मैं आपके सभी सवालों का जवाब एकदम सही सही दूंगा। हाँ, पूछिए। अच्छा, तो तुम ये बताओ कि दुनिया की सबसे बड़ी योद्धा कौन है? हाँ, तो दुनिया के सबसे बड़ी योद्धा एक माँ होती है जो अपने बच्चों को 9 महीने पेट में पालती है और उसे कम से कम नहीं तो 2 साल तक उसकी अच्छे तरीके से देखभाल करती है, और उससे बड़ा योद्धा तो कोई भी नहीं हो सकता। मुकेश, तुमने मेरे सवाल का उत्तर सही सही दिया है। ये रहा दूसरा सवाल। अच्छा, तो तुम ये बताओ कि जल्द से पतला क्या है? इसका सही सही उत्तर है ज्ञान। अर्थात ज्ञान तो सबके पास होता है, लेकिन दिखाई किसी को नहीं देता है, और जो जल होता है वह दिखाई देता है।
इसीलिए इसका सटीक उत्तर है ज्ञान। मुकेश, तुमने मेरे प्रश्न का सही सही उत्तर दिया है। ये लो जादुई फल। तुम ये जादुई फल उस शेर को खवा दोगे तो वो अपने असली रूप में आ जाएगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद चिड़िया रानी। अब मैं इस फल को जल्दी से ले जाता हूँ। मुकेश उस फल को ले जाकर राधिका को खवा देता है और राधिका अपने पुराने रूप में आ जाती है। मुकेश, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जो तुमने मुझे अपने असली रूप में ला दिया, नहीं तो मैं तो शेर ही बनी रहती। अरे कोई बात नहीं राधिका, अब मैं तुमसे प्रेम करता हूँ तो इतना तो कर ही सकता हूँ ना। हाँ, और हम बहुत ही जल्द शादी भी कर लेंगे। फिर मुकेश बिना देर किए ही वापस घर पहुँच जाता है। उसके भैया बहुत ही ज्यादा नाराज थे। मुकेश, तुम इतनी देर तक कहाँ थे? तुम्हें लकड़ी लाने में इतना समय कैसे लग गया? तुमने कहीं लड़की से फिर से तो बात नहीं की? नहीं भैया, ये आप कैसी बातें करते हैं? देखिए, मैं तो लकड़ी लेने गया था और थोड़ा सा मेरी आंखें लग गई थी, जिस कारण से मैं लेट हो गया, और बाकी कुछ भी नहीं है ऐसा। सच सच बता कि आखिर बात क्या है? तेरी आंखें कुछ भी नहीं लगी थी, मुझे पता है। सच सच बता कि आखिर मामला क्या है? फिर मुकेश राधिका के बारे में सब कुछ बता देता है और आदित्य यह जानकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। मुकेश, ये तू कैसी बातें कर रहा है? ये कभी भी संभव नहीं हो सकता। तुम्हारा विवाह राधिका के संग नहीं हो सकता। हाँ, नहीं भैया, मैं विवाह करूंगा तो केवल राधिका के संग ही करूंगा, वरना मैं विवाह ही नहीं करूंगा। हाँ, आपसे मैं बताए दे रहा हूँ। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। एक दिन राधिका अपने घर की ओर जा रही थी कि तभी सेठ की नजर राधिका की तरफ पड़ जाती है और राधिका से वह बोलने लगता है। ओहो, आज राधिका बिटिया कहाँ जा रही है? हाँ, इतनी सुंदर लग रही है। कहाँ जा रही है भाई ईद का चांद? सेठ, तू मेरे रास्ते से हट जा। तू मेरे रास्ते में क्यों आ रहा है? मेरे रास्ते से हट जा सेठ, हट जा। अरे राधिका बेटी, तुम इतना क्यों गुस्सा हो रही हो? मैंने तो तुमको कुछ भी नहीं बोला। तुमसे खाली बात करने के लिए बोला है। तुम तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो रही हो। सेठ इस प्रकार से राधिका से बोल रहा था कि तभी मुकेश यह सब कुछ देख लेता है। मुकेश यह सब कुछ देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। अच्छा, तो इस सेठ की इतनी मजाल कि राधिका के साथ ऐसा व्यवहार करता है। रुक जा, मैं अभी तेरी पिटाई करता हूँ। इतने में मुकेश सेठ की पिटाई कर देता है। सेठ बहुत जोर जोर से चिल्ला रहा था। अरे मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। मुझे छोड़ दो यार। मुझे छोड़ दो। मुकेश ऐसा मत करो। मुकेश मत करो। हाँ, तो तुम्हें शर्म नहीं आती हैं? तुम राधिका से ऐसी बातें कर रहे हो। अरे राधिका तुम्हारी बिटिया के समान है। हाँ, जाओ, भाग जाओ इधर से। सेठ बिना बोले वहाँ से चुपचाप चला जाता है। फिर कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। एक दिन राधिका और मुकेश मंदिर में जाकर वो दोनों विवाह कर लेते हैं। राधिका, तुम खुश तो हो ना? ऐसा तो नहीं कि मैंने तुमसे जबरदस्ती विवाह किया है? नहीं मुकेश, मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तो मुझे ना तुमसे बहुत ज्यादा प्यार हो गया था, और इससे बड़ी खुशी मेरे लिए हो क्या सकती है। इस प्रकार से मुकेश राधिका से विवाह कर लेता है और उसके बड़े भैया आदित्य भी उसके शादी से बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं।